हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रासायनिक बलगतिकी के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दी गई है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया। इसमें आपको एक अभिक्रिया दी गई है R, यहाँ पर ये रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक है और इससे आपका बनेगा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए आप यहाँ पर अभिक्रिया की दर यानी कि वेग लिखेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर, यहाँ पर हो जाएगा K। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अभिकारक दिया गया है R यानी कि रिएक्टेंट, ये हो जाएगा और इसकी पावर यहाँ पर होगी N यानी कि इससे बोला जाता है कोटि। तो यहाँ पर बात हुई है प्रथम कोटि की, तो प्रथम कोटि के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर n बराबर 1 यूज किया जाएगा, क्योंकि बात हो रही है प्रथम कोटि की। तो n का मान आप कितना यूज करेंगे 1। तो जब n का मान आप 1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा R बराबर K, यहाँ पर हो जाएगा R की पावर, यहाँ पर जहाँ पर n दिया गया था अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो R लिखा गया है इससे आप बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर वेग जो है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अभिकारक की सांद्रता दी गई है इसकी घात कितनी दी गई 1 दी गई। यहाँ पर ये जो है अभिकारक की सांद्रता है और यहाँ पर ये जो है उसकी घात दी गई है 1। तो आप बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर बोल सकते हैं वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। याद रखिएगा, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे जो है बोला जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कि इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए R प्रोपोर्शनल टू के यहाँ पर वेग स्थिरांक होता है, तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर अभिकारक R की सांद्रता की पावर कितना हो जाएगा 1। तो इसी के अनुसार परिभाषा बनाई गई है। आप बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है एक अभिकारक की सांद्रता कि प्रथम घात के समानुपाती होती है उससे बोला जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या फिर बोल सकते हैं वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है उससे जो है यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इससे आप दूसरे प्रकार से भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग जो है वो अभिकारक अणुओं की सांद्रता की केवल प्रथम घात पर निर्भर करता है, समानुपाती का मतलब निर्भर करता है, तो उसे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसे याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं N2O2। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए लिया गया N2O2, इसके आप दो अणु प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर इससे बन जाएगा आपका 4NO2, इसके अलावा यहाँ पर बन जाएगा O2। तो ये जो अभिक्रिया दी गई है यहाँ पर ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी कि इसके लिए जब आप यहाँ पर वेग या फिर दर लिखेंगे तो इसका मान ध्यान दीजिए आप लिखेंगे यहाँ पर ये वेग स्थिरांक हो जाएगा K। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये यहाँ पर आपका अभिकारक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं N2O2 इस प्रकार से। यानी कि N2O2 की सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और जो पावर 1 है उससे आप चाहे तो ना भी लिखें। यानी कि इसे ऐसा लिख सकते हैं R बराबर K, यहाँ पर हो जाएगा N2O2 की सांद्रता। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा आप अगर लिखना चाहें तो आप इसमें बता सकते हैं, जैसे कि C2H4, इसकी क्रिया जब यहाँ पर H2 से कराई जाती है तो इसमें बनता है C2H6। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी कि यहाँ पर जब आप R ज्ञात करेंगे तो आप बता सकते हैं K। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या है आपका C2H4, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें C2H4 इस प्रकार से। इसकी पावर आप 1 लिखें या फिर ना लिखें, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसे बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको जो फार्मूला बताया गया था, यानी कि R बराबर K, यहाँ पर अभिकारक R की सांद्रता की पावर 1 ये बताया गया। अगर इसका प्रयोग करके यहाँ पर जो है वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात किया जाए, यानी कि K का मात्रक ज्ञात किया जाए, तो ध्यान दीजिए आप इसे ऐसा लिख सकते हैं K बराबर यहाँ पर दिया गया है R और ये बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर अभिकारक R की जो सांद्रता है यहाँ पर इसकी पावर आप लिख सकते हैं 1। इस प्रकार से इतना बताएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर R यानी कि अभिक्रिया का वेग, तो इसके बराबर आप लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए आप बताएंगे इसके बराबर होता है सांद्रता
बटे समय, सांद्रता बटे समय। यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग यानी कि दर दी गई है, इसके बराबर आप लिखेंगे सांद्रता बटे समय। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बटे में दिया गया है आपको अभिकारक यानी कि इसकी सांद्रता, तो गुणे आप यहाँ पर लिख सकते हो 1, ये बटे में दिया गया है इसलिए ऊपर 1 लगा दिया गया, 1 बटे यहाँ पर आप लिख सकते हैं सांद्रता, यहाँ पर हो जाएगा सांद्रता, और इसकी पावर कितनी दी गई 1। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर बचेगा 1 बटे समय, यहाँ पर ये बच जाएगा आपका 1 बटे समय। तो इसका मतलब के का मात्रक यानी कि जब आप यहाँ से वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर है 1 बटे समय, तो 1 बटे समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, तो ये यहाँ पर जो है के यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है इस प्रकार से आप यहाँ पर वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर कि माना अभिक्रिया, यहाँ पर जो है आपको अभिक्रिया दी गई है, मान लीजिए R2P, R यहाँ पर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, P यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए आप यहाँ पर अभिक्रिया का वेग यानी कि दर लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर R बराबर आपको बताया गया है माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं DR, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा DT। इस प्रकार से ये आपको बताया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अभिकारक दिया गया इसकी सांद्रता घटती है समय के साथ, इसलिए यहाँ पर लग जाता है माइनस, और इसी R के बराबर आपको ये भी बताया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि यहाँ पर हो जाएगा अभिकारक R की पावर 1, ये भी आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार से ये इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो दिया गया है माइनस D और इसके अलावा अभिकारक R की सांद्रता, तो यहाँ पर हो जाएगा DT बराबर यहाँ पर दिया गया K और यहाँ पर अभिकारक R की सांद्रता। इस प्रकार से इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो R दिया गया है इससे जो है आपको दूसरी तरफ लाना है, यानी कि इधर लाना है इसके बट्टे में, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर माइनस D, यहाँ पर हो जाएगा ये R, और बट्टे में यहाँ पर भी ये आ जाएगा R। इस प्रकार से इतना हो गया बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है K और DT इधर आ जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा DT। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा जो माइनस दिया गया आप माइनस से यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर भाग कर दीजिए तो ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसे आप ऐसा लिखिए DR बट्टे में यहाँ पर ये दिया गया है अभिकारक R की सांद्रता बराबर यहाँ पर लग जाएगा माइनस K DT। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर जो आपको इसका समाकलन करना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन का जो नियम है वो मैथ वाले बच्चे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिए समाकलन का चिन्ह जो है इस प्रकार से लगाते हैं, इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा DR और बट्टे में यहाँ पर कितना दिया गया है R बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस K, यहाँ पर जो है एक स्थिरांक है तो इससे आप बाहर लिख दीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा DT। इस प्रकार से इतना हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना हुआ। जब इसका आप समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि ध्यान दीजिए फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन 1/x, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं dx/x बराबर होता है log बेस EX, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा फार्मूला होता है dx इंटीग्रेशन dx बराबर x। ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन dr/r, जैसा कि ये दिया गया था dx/x, तो इसे क्या लिखा गया था log बेस EX, उसी के अनुसार इसे आप ऐसा लिख सकते हैं log बेस E। यहाँ पर दिया गया है बट्टे में R, तो यहाँ पर आप लिख देंगे R, इतना आ जाएगा बराबर यहाँ पर लगाएंगे माइनस K। इसके बाद ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन dt, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन dx बराबर कितना आया था x, उसी प्रकार इंटीग्रेशन dt बराबर कितना आ जाएगा t, इतना हो जाएगा। और इसके अलावा प्लस यहाँ पर लग जाएगा i जो होता है इससे बोला जाता है समाकलन स्थिरांक। आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ i समाकलन स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक, इसे बोला जाता है समाकलन स्थिरांक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर
आगे। तो अब यहाँ पर ये आ गया log बेस ई और यहाँ पर ये दिया गया है r। इसके अलावा यहाँ पर है माइनस के टी और यहाँ पर प्लस दिया गया है i। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ मान रखने हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि t बराबर 0 यानी कि प्रारंभ में समय कितना माना गया 0, तो अगर t बराबर 0 है तो उस समय जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसका मान आप यहाँ पर मान लेंगे r0 या फिर बोल सकते हैं r0, यानी कि जब t बराबर 0 यानी कि जब समय शून्य था उस समय जो यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता होगी r, उसका मान यहाँ पर r0 या फिर बोल सकते हैं r0 होगा। इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप इसमें मान रखेंगे तो ये दिया गया है log इस प्रकार से बेस ई, इतना हो गया। इसके अलावा जहाँ पर r दिया गया था इसकी जगह पे आप ये वाला मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा r0 बराबर, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है माइनस के, t का मान ध्यान दीजिए कितना रखेंगे आप 0 क्योंकि पहले ही माना गया, तो t बराबर हो जाएगा 0। इसके अलावा प्लस यहाँ पर हो जाएगा i, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इस 0 का जब आप k में गुणा करेंगे तो ये पद पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए i बराबर आ जाएगा ये log बेस ई और यहाँ पर ये हो जाएगा r0। इस प्रकार से इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मान आया था इससे आप मान लीजिएगा समीकरण 1। अब इसी का प्रयोग करना है, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है log बेस ई r, इतना है। इसके बाद बराबर यहाँ पर है माइनस के टी, इतना हो जाएगा, प्लस इसके बाद दिया गया है यहाँ पर i। इस i की जगह पे आपको ये वाला मान रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा log बेस ई और यहाँ पर ये हो जाएगा r0। इस प्रकार से इतना हुआ। ये जो माइनस के टी दिया गया इसको आप इधर ले आइए, तो जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा log बेस ई और यहाँ पर ये दिया गया है r0। और ये जो log बेस ई आ रहा है इसे आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो माइनस में हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा log बेस ई r। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर आपको log का एक फार्मूला यूज करना है। ध्यान दीजिए, फार्मूला ये होता है log m/n बराबर होता है log बेस ई m और इसके अलावा माइनस log बेस ई n, ये फार्मूला होता है। इसी का आपको यहाँ पर यूज करना है, यानी कि log m माइनस log n अगर दिया गया तो इसे आप लिख सकते हैं log m/n के रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा के टी बराबर, यहाँ पर ये log m माइनस log n के रूप में दिया गया, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं log बेस ई, यहाँ पर ये हो जाएगा r0 और बट्टे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर r। इस प्रकार से ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ गया के टी बराबर इतना। अब इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए एक फार्मूला आपको और भी याद रखना है, log बेस ई एक्स बराबर होता है, यहाँ पर याद रखिएगा 2.303 log बेस 10x। इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर जो आधार ई दिया गया था जब इसे आप आधार 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इस संख्या से आगे गुणा हो जाएगा। तो यही नियम यहाँ पर अब आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा के टी बराबर, यहाँ पर जो बेस ई दिया गया है इससे आपको बदलना है, तो इसे जब बेस 10 बनाएंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2.303। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log, अब बेस 10 हो जाएगा, यहाँ पर बाकी सेम वही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा r0 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा r। इस प्रकार से इतना हुआ। जब यहाँ से आप k का मान ज्ञात करेंगे यानी कि वेग स्थिरांक का, तो ये हो जाएगा k बराबर 2.303 और ये t इधर बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर बट्टे में आ गया t। इस प्रकार से इतना हुआ इनटू यहाँ पर हो जाएगा log, इसके बाद बेस 10 और यहाँ पर आप लिखेंगे r0 बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा r। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है फार्मूला आ जाएगा, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी कि सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें आपको कुछ पॉइंट और भी लिखने हैं, यहाँ पर आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो फार्मूला आया है इसमें जो ये दिया गया है r0 या फिर इसे आप बोल सकते हैं r0, इससे बोला जाता है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और कहीं कहीं पर प्रारंभिक सांद्रता को लिखा जाएगा स्मॉल a से। यहाँ पर जो r0 लिखा गया है इसे आप क्या लिख सकते हैं स्मॉल a से। इसके अलावा यहाँ पर जो r यानी कि जो अंतिम सांद्रता आपको दी गई है यहाँ पर, इससे बोला जाता है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। इसको जो है यहाँ पर लिखा जाएगा a - x से।
इस प्रकार से भी लिखा जाता है। प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल ए से और अंतिम सांद्रता को इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला आया था ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फिर के बराबर यहाँ पर दिया गया है 2.303, इस प्रकार से इतना है, बट्टे में यहाँ पर दिया गया है टी इंटू यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए R0 की जगह पे आप लिखेंगे ए, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए बट्टे यहाँ पर R की जगह पे लिखेंगे आप a माइनस एक्स, इस प्रकार से इतना। तो ये फार्मूला जो है इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आया है x, इससे बोला जाता है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो इस प्रकार से जो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला टॉपिक है अर्ध आयु काल, या फिर बोल सकते हैं आप अभिक्रिया की अर्ध आयु। तो ध्यान दीजिए इसमें बताया गया कि अर्ध आयु काल जो है वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। यानी कि अर्ध आयु काल जो है वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, याद रखिएगा, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है आधी पूर्ण होती है उस समय को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु। और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि इसे जो है टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आप मान लीजिए कि यदि प्रारंभिक सांद्रता इसके बारे में आपको बताया गया, प्रारंभिक सांद्रता को व्यक्त किया जाता है R0 से, या फिर यहाँ पर R0 बराबर आप कितना मान सकते हैं A। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो अर्ध आयु के बाद सांद्रता, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपको बताया गया अभी परिभाषा में कि अर्ध आयु काल जो है वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा या फिर बोल सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अर्ध आयु के बाद वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। यानी कि पहले कितना था यहाँ पर R0, अर्ध आयु के बाद ये कितना हो जाएगा R0/2, या फिर से आप ऐसा लिख सकते हैं A/2, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको फार्मूला बताया गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया है के बराबर 2.303 बट्टे में टी, इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए लॉग बेस 10, इसके अलावा यहाँ पर होता है R0/R, ये फार्मूला आपको बताया गया है। तो इसी का यहाँ पर यूज़ करिए। तो ध्यान दीजिए इसके अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे के बराबर 2.303 इतना होगा बट्टे, जहाँ पर टी यूज हुआ है ध्यान दीजिए वहाँ पर आप क्या लिखेंगे अर्ध आयु, और अर्ध आयु को कैसे प्रदर्शित करते हैं टी हाफ से, तो यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे लॉग बेस 10, यहाँ पर ध्यान दीजिए R0 यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, इसका मान कितना है A, तो यहाँ पर हो जाएगा A। इसके बाद बट्टे में जो ये दिया गया ये होती है यहाँ पर अंतिम सांद्रता, यानी कि अर्ध आयु के बाद की सांद्रता, इसका मान कितना है यहाँ पर A/2 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे A/2, इतना हो जाएगा। A से A यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आएगा 2.303 बट्टे में हो जाएगा टी हाफ इंटू लॉग बेस 10, और यहाँ पर जो बट्टे में 2 दिया गया पलट के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर के बराबर 2.303 बट्टे में हो जाएगा टी हाफ इंटू यहाँ पर log 2 का आपको मान रखना है। log 2 के लिए जो है आप टेबल का यूज कर सकते हैं, तो इसका जो मान होता है ये आप लोग याद रखिएगा 0.3010 इतना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो के बराबर फिर आएगा ध्यान दीजिए यहाँ पर 2.303 का जब आप इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर लगभग इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.693,
और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर टी हाफ, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा। जब यहाँ से आप ध्यान दीजिए इसमें ज्ञात करेंगे अर्धायु काल यानी कि टी हाफ, तो टी हाफ इधर गुणे में आएगा और के बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.693 बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा के। तो आप इस फार्मूला को यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम आप बता सकते हैं। यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है वो होता है R बराबर के, और यहाँ पर हो जाएगा अभिकारक कार की सांद्रता। तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके अलावा इसमें आप बता सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है वो n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी जो होता है वो n गुना हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप बता सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता में संबंध की बात करें तो आप लिख सकते हैं प्रारंभिक व अंतिम सांद्रता में संबंध। प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता में संबंध को आप यहाँ पर डाल दीजिए, इस फार्मूले के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं के बराबर 2.303 बट्टे टी। इसके अलावा log बेस 10 यहाँ पर आपको बताया गया है R0 ये प्रारंभिक सांद्रता, और इसके अलावा ये R यानी कि अंतिम सांद्रता, ये हो जाएगी। यही सूत्र आप ध्यान दीजिए इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि R यहाँ पर अंतिम सांद्रता बराबर हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता और इनटू में होता है e की पावर -kt, यानी कि इस फार्मूले को जो है आप इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर चौथा बता सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये कभी पूर्ण नहीं होती है या फिर इसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी पूर्ण नहीं होती है, नहीं होती है, या फिर आप बता सकते हैं कि इनको पूर्ण होने में जो है अनंत समय लगता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप औसत आयु की बात करें, औसत आयु, तो औसत आयु को लिखा जाता है लेम्डा से और सूत्र होता है लेम्डा बराबर 1/k, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/k, क्योंकि आपको फार्मूला ये बताया गया, ध्यान दीजिए k बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ ये बताया गया। तो जब 1/k का मान आप यहाँ से रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा टी हाफ बट्टे में आ जाएगा 0.693, इस प्रकार से इतना हुआ। आप इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1.44 और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर टी हाफ, इस प्रकार से, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कितना मान सकते हैं गुणे में 1, और 1 को जब आप यहाँ पर 0.693 से भाग करेंगे तो लगभग इतना आएगा, यानी कि 1.44 इंटू टी हाफ। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।